हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लांट सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देख रहे हैं सर्कुलर कॉइल के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कल डायग्राम यूज़ किए थे हमने, यहाँ आप लोगों को बताया कि ये जो होते हैं दो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, दो समाक्ष दो कुंडली का उपयोग किया गया था। उन्हीं कुंडली का हम उपयोग करेंगे और उसको क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो इसके लिए माना कि दो कुंडली को बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मान रहे हैं, उसको मान लेते हैं। माना कि दो समतल कुंडली है। तो क्या है, समतल। समतल मतलब एक ही तल पर समतल कुंडली है। तो माना कि दो समतल कुंडली है जो कि एक दूसरे के समीप है, एक दूसरे के समीप, एक दूसरे पर सटा हुआ नहीं है, वो एक दूसरे के समीप है और एक ही तल पर है। समीप एक ही तल पर अक्ष पर है, समअक्ष है। ठीक है, एक ही समाक्ष है। अर्थात हम लोगों का ये क्या है, ये छोटा सा कुंडली है प्राथमिक कुंडली, इस प्रकार से ये ऐसा, और यहाँ पर एक बड़ा कुंडली है जो है द्वितीय कुंडली ऐसा। तो दोनों एक ही तल पर हैं। ठीक है, एक दूसरे से अच्छे से वो घिरा हुआ है इस प्रकार से। तो पहला कुंडली द्वितीय कुंडली के समाक्ष हुआ, क्या हुआ, समाक्ष है। तो समाक्ष होने के साथ ही साथ क्या होते हैं, ये दोनों एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं। तो माना कि इसकी जो होती है प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या यहाँ से ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या R1 है और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। माना कि प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या प्राथमिक व द्वितीय कुंडली की त्रिज्या, द्वितीय कुंडली की त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। तो प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या में बहने वाली फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में, अब तब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या देख रहे हैं। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, N1 होती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 होती है वह द्वितीय कुंडली में इसी प्रकार से फेरों की संख्या क्या होगी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 होगी। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग प्राथमिक कुंडली के लिए फेरों की संख्या N1 मान लिए, द्वितीय कुंडली के लिए फेरों की संख्या N2 मान लिए। प्राथमिक कुंडली के लिए जो है त्रिज्या R1 माने और द्वितीय कुंडली की त्रिज्या R2 माने। तब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। जैसे कल देखे थे, है ना, प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार आज भी देखते हैं। तब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I पर प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर, I प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, उसके केंद्र पर क्या देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को B से नोट करना है। अब B से नोट करना है तो हम जानते हैं ये म्यू अपवर्तनांक पर होता है, μ0 n उसके प्राथमिक कुंडली में बहने वाली फेरों की संख्या और उसमें बहने वाली धारा बटा करके उसकी जो होती है त्रिज्या। चूंकि ये प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की त्रिज्या द्वितीय कुंडली के 2 गुनी है, तो इसीलिए 2r के बराबर होती है, 2r1। इतना क्लियर हुआ।
तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। तो उस कंडीशन पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए हम लोगों को ये अपवर्तनांक और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, उसमें बहने वाली धारा और उसकी त्रिज्या मतलब उसका व्यास, पूर्ण व्यास के लिए जो है धारा पूर्ण व्यास के लिए बह रही, इसीलिए हम लोग टोटल धारा को ले लेंगे। तो हम लोगों का इक्वेशन इस प्रकार के आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में बाध्य चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली है, उसमें बाध्य चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं। द्वितीय कुंडली, एक कुंडली में हम लोग धारा बहाते हैं तो दूसरे कुंडली में बाध्य चुंबकीय फ्लक्स जो है बहने लगती है, वो आप लोगों को पता है। द्वितीय कुंडली में बाध्य चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं। ठीक है। तो बाध्य चुंबकीय फ्लक्स, तो बाध्य चुंबकीय फ्लक्स को फाई से नोट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो फाई भी हो गया। और फार्मूला आप लोग जानते हो, N2 द्वितीय कुंडली के लिए फेरों की संख्या और उसमें जो है प्रवाहित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र किस पर, प्राथमिक कुंडली पर, और उसका टोटल एरिया। ये फार्मूला तो आप लोगों को डेली यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ N2 को छोड़ देना है और बस यहाँ पर B का वैल्यू रख देना है। B का वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से B का वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो μ0 है तो μ0, N1 है तो N1, I है तो I, और बटा करके 2R1 तो 2R1 और A का A। जमा कर दो। तो उस कंडीशन पर क्या करेंगे, तो इतना हम लोगों को फार्मूला से मिल गया है ना। तो यहाँ पर और A है उसको भी A को रख देना है। अब क्या करेंगे, तो μ0 को μ0 रख देना है। फिर क्या करना है, N1 N2 को एज इट इज यहाँ रखेंगे। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग ये μ0 N1 N2 हो गया, I है तो I और बटा 2R1 है तो 2R1, और ये जो है एरिया क्या है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस कंडीशन पर हम लोगों का, चूंकि ये बेलन नहीं है, चूंकि ये समतल कुंडली है, तो कुंडली के लिए हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। और ये जो इसकी कुंडली जो है हम लोग द्वितीय कुंडली पर देख रहे हैं तो पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। आगे देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा N2 है तो N2 को पहले रख देना है। फिर क्या करना है, N2 को पहले मात्र रखो, जमा लो अच्छे से इसको। तो क्या कर लेते हैं, μ0 हो जाता है, N1 हो जाता है, N2 हो जाता है। फिर क्या करते हैं, तो पाई R2 का स्क्वायर इंटू I कर देते हैं और बटा आ जाता है 2R1। क्लियर इतना, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको मान लेते हैं 5 इक्वल्स टू, इक्वेशन सेकंड है तो 5 इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये बाध्य चुंबकीय फ्लक्स है, लेकिन अन्योन्य प्रेरण से हमें पता है, अन्योन्य प्रेरकत्व से हमें पता है कि जो 5 होता है बाध्य चुंबकीय फ्लक्स का मान है, वो उसमें धारा, बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात 5 बराबर M कांस्टेंट लेने पर MI हो जाती है। अब चूंकि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करें तो हम लोगों को दोनों इक्वेशन क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो MI इक्वल टू मिल जाएगा क्या, तो मिल जाएगा μ0 N1 N2 और पाई R2 का स्क्वायर I और बटा करके हो जाएगा 2R1। क्लियर इतना। अब देखो यहाँ से I कट गया तो हम लोगों को M बराबर, सॉरी कैपिटल M बराबर मिल जाएगा क्या, μ0 N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर बटा 2R1। तो यहाँ हम लोगों को इतना मिला है। इससे हम क्या कर लेंगे, तो पुनः इसको अलग करना चाहेंगे तो अलग कर सकते हैं। μ0/2 को अलग कर दो तो हम लोगों को अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक M बराबर मिल जाएगा μ0/2, ये अलग हो गया। N1 N2 जो है दोनों गुणनखंड में है तो N1 और N2 हो गया, और इंटू करके पाई R2 का स्क्वायर अलग कर देते हैं, और बटा करके क्या है, R1 है तो R1 है, R1 है तो R1 को छोड़ देना है। फिर क्या करना है, ये वाला जो पाई R2 का स्क्वायर है
उस πr2 के स्क्वायर के जगह हम लोग पुनः नियतांक a रख सकते हैं। चाहेंगे तो a भी रख सकते हैं और चाहेंगे तो πr2 का स्क्वायर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या करना है, निर्भरता निकालना है। और इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, तो इसी समीकरण को हम कहते हैं दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए हम लोगों को फार्मूला तो मिल गया, उसका प्रूफ हमने प्राप्त किया। अब देखते हैं इसकी निर्भरता की बात करें तो इसकी निर्भरता पहला क्या है, तो पहला निर्भर क्या करता है, अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक बोलो या तो इसको क्या बोलते हैं, और अपवर्तनांक ही लिखते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक पर। दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पर। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पर। और दूसरा निर्भर कर रहा है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर। तीसरा निर्भर कर रहा है, चौथा दूरी पर, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या पर। प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या पर। ठीक, और पांचवा निर्भर कर रहा है क्या, तो क्षेत्रफल पर। अब ये कैसे निर्भर कर रहे हैं, अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर कर रहे हैं, तो यदि हम किसी भी जो कुंडली है उसका जो स्थिरांक या अपवर्तनांक लेते हैं उसका हाफ लें, तो उसका हाफ अपवर्तनांक जो है इसके अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक के मान को बढ़ाता है, अर्थात ये इसके अनुक्रमानुपाती पॉइंट होते हैं।